उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। व्हेन वन करेंसी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी सच रेट विल बी नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे $1 इज इक्वल टू 85 रुपये 65 पैसा का है। कल देखा तो पता चल रहा है आने वाले 10 दिन बाद $1 इज इक्वल टू 90 रुपये हो गया। आज से 5 साल पहले देखता तो $1 इज इक्वल टू 60 रुपये में डील कर रहा था या 55 रुपये में। ये क्या बता रहा है मुझे? ये मुझे बता रहा है वन वन करेंसी आर एक्सप्रेस्ड इनटू अनदर करेंसी सच रेट विल बी नोन एज एक्सचेंज रेट। अच्छा, जरूरी है क्या डॉलर से ही हो? नहीं, डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है इसलिए पहले लिख दिया। ऐसा भी हो सकता है। ये किसकी करेंसी है? ऐसी वाली, मैं भूल गया, आप बताइए। जापान की। क्या नाम बोलते हैं इसको? येन बोलते हैं क्या? तो 1 येन इज इक्वल टू कितना होता है? शायद येन की कीमत महंगा है क्या येन, या सस्ता है? मुझे नहीं पता। देखो कितना है, गूगल में सर्च करो, सर्च इट। 1 येन इज इक्वल टू हाउ मच इंडियन रुपी? जीरो पॉइंट 55 55 पैसा। मतलब कि हमारी करेंसी ज़्यादा। अब देखो, हाँ ये अच्छी बात हुई, अच्छी बात हुई। 0.55 पैसा नहीं, 0.55 रुपीज़। अब सुनो, आपको लगेगा अरे जापान तो हमसे ज़्यादा डेवलप था। जापान, आपके अंदर देखो एक मिथ बना है। जैसे एक मिथ बना होता है ना, क्या कि सांप काट दिया तो बाबा के पास चले जाओ, झाड़ फूक होगा तो ठीक हो जाओगे। ऐसे ही मिथ बना हुआ है बच्चों के बीच में कि $1 इज इक्वल टू 85 हो गया, मतलब कि अमेरिका ज़्यादा विकसित देश है और भारत गरीब होते जा रहा है। जैसे जैसे डॉलर महंगा होते जा रहा है वैसे वैसे भारत गरीब होते जा रहा है। और चाइना, जापान के साथ में हमने देखा अरे 1 येन इज इक्वल टू, मतलब हमारा 1 रुपये वहाँ का 2 येन हो जाएगा। मतलब कि हमारे लिए जापान घूमना सस्ता है। हमारे लिए जापान घूमना सस्ता है, मतलब जापान एक सस्ता देश है। मतलब हमारी इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से ज़्यादा तेज है। गलत मिथ। लगता तो ऐसी है ना? गलत मिथ, गलत। अब पूछो क्यों? भाई येन वहाँ ज़्यादा देना पड़ता है। वो अपनी करेंसी को जानबूझ के क्या करके रखे हैं? डीवैल्यूएशन करके रखें, गिरा के रखें। गिरा के इसलिए रखें ताकि उनका सामान दुनिया को सस्ता लगे और ज़्यादा बिके, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। जो भी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहती है वो जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करती है। ऐसे में उनको घाटा नहीं है घाटा है, बिल्कुल है। क्योंकि अब उनके देश के लोगों को बाकी देश घूमना महंगा लगेगा, बाकी देश घूमना महंगा लगेगा। लेकिन उन लोग की कमाई भी तो ऐसी बढ़ा दी ना सरकार, इन्फ्लेशन बढ़ा दी वहाँ। देखो जब नोट डीवैल्यूएशन कब होता है? जब आप नोट ज़्यादा छाप दो। आपके कम नोट, अगर मान लो उनकी करेंसी ने, अरे यार उनकी करेंसी ने अगर 1000 नोट बस छापे होते और भारत में छपे हुए नोट इतने होते, इतने भारत में नोट छपे होते रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, तो 1 येन इज इक्वल टू कितना हो जाता? जो भी 1000 का काट दो, 3 जीरो काट दो, 100000000000000 इतना रुपीज़ इज इक्वल टू 1 येन होता, इज इक्वल टू 1 येन हो जाता, है ना? तो 1 येन इतना हो जाता। अब इससे क्या समझ रहे हो आप लोग कि ये डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पे अफेक्ट हो रहा है एक्सचेंज रेट। बॉल गिरेगी नीचे 100x माइनिंग बहुत पैसे है उसमें भी, बहुत ज्यादा नुकसान चालू करते हैं नुकसान होगा तो खर्च ज्यादा नहीं बनाएंगे, नॉर्मल इतना टोजी में जाते हैं। टोजी में टोजी में इन्फ्लुएंसर अबे पूनम पांडे माइनिंग करते, तुम और क्या बताओ। तो इसी प्रकार से सुनो मेरी बात, इसी प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर मार्केट के अंदर में डिसाइड करता है। ऐसे रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर में मार्केट अपने डिमांड एंड सप्लाई से रेट डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ डॉलर की डिमांड से और प्राइस ऑफ डिमांड, डॉलर से क्वांटिटी
ऑफ डॉलर और यहाँ पे रख देता हूँ क्या, प्राइस ऑफ डॉलर इन इंडियन रुपी। अगर अब मैं बोलता हूँ कि ए मेरे भाई, दोनों चीज़ बता रहा हूँ यहाँ सुन लो, डिमांड भी बताऊँगा सप्लाई भी बताऊँगा। तो अगर मान लो इंडियन लोगों का क्या होगा, जब $1, सुनना ध्यान से, मैं इसको प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, डिमांड ऐसा कुछ बनेगा, ये डिमांड जब डिमांड ऐसा बोलता हूँ, गलत बना दिया, माय मिस्टेक, ये सप्लाई बन जाएगा, वो बेचना ऐसा चाहेंगे। जब $1 इज इक्वल टू 50 रुपये का मिलता है तो वो कितना बेचना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं हमको $3। कितना डॉलर बेचना चाहते हैं, $3। अमेरिका के लोग हमें बेचना चाहते हैं, $3 देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं मतलब एक्सचेंज के लिए रेडी हैं। अब अगर वही बढ़ा दो आप, $1 इज इक्वल टू 50 रुपये को $1 इज इक्वल टू 90 रुपये कर दो, $1 इज इक्वल टू 90 रुपये। $1 इज इक्वल टू कितना कर दो, 90 रुपये। 90 रुपये कर दो। जब आपने ऐसा कर दिया, $1 इज इक्वल टू 90 रुपये कर दिया, $1 इज इक्वल टू 90 रुपये कर दिया, $1 इज इक्वल टू कितना कर दिया, 90 रुपये कर दिया। तो जो वहाँ के लोग हैं बेचना चाहते हैं आप कितना, $8। और यही तो होता है लॉ ऑफ सप्लाई, जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। यही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये लॉ ऑफ सप्लाई लग गया। सेलर ज़्यादा बेचना चाहता है, लेकिन जब यही चीज़ इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करी गई, ये किनके पर्सपेक्टिव से थी, यूएस पर्सपेक्टिव से, मतलब सेलर के पर्सपेक्टिव से, उन लोगों के हिसाब से, यूएस वालों के हिसाब से। जैसे लड़के वाले लड़की वाले होते हैं ना शादी में, वैसे यूएस वालों के हिसाब से ये था। अब इंडियन वालों के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिमांड बना रहा हूं मैं, लेस हो जाएगी। जब $1 इज इक्वल टू 50 में मिल रहा था, इज इक्वल टू 50 में मिल रहा था, तो हम कितना लेना चाह रहे थे, $8 लेना चाह रहे थे। लेकिन जब $1 इज इक्वल टू कितने का हो गया, 90 रुपये का, 90 रुपये का हो गया, तो हम $3 लेना चाहते हैं। मतलब प्राइस के बढ़ने पे हमने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ऐसे में तो हम कभी एक्सचेंज ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करें, एक बीच का रास्ता निकालें। दोनों डायग्राम को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ के हमको पता चल रहा है कि ऐसा रेट था, 60 रुपीज़ एक ऐसा रेट था, 60 रुपये, जिसपे सेलर आर रेडी टू सेल एंड बायर आर रेडी टू बाय। मतलब ये जो 60 रुपये यहाँ पे डिसाइड किया गया ना, इस 60 रुपये की क्वांटिटी थी $6 की। मतलब 60 रुपये, $1 इज इक्वल टू 60 रुपये में अगर मिलता है तो इस रेट पे बायर बेचने के लिए, बायर खरीदने के लिए भी तैयार है और सेलर बेचने के लिए भी तैयार है। ये मार्केट में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया। किनके थ्रू डिसाइड हुआ है एक्सचेंज रेट, मार्केट फोर्सेस। कौन डिसाइड किया बेटा इन रेट्स को, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करी है। किनके थ्रू डिसाइड करी है, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, जो भी कंट्री जो भी रेट चल रहा है, ये रेट ना पूरा 24 घंटे 365 दिन चलता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए मार्केट के रेट्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। डॉलर और इंडियन रुपी को आप देख लो, आपको साल भर चेंज होता मिलते रहेगा। कभी ज़्यादा, आज 84 था, सुबह शाम तक 85 हो गया, कल सुबह देखे 86 था, रात तक देखे हो सकते 82 हो गया। इसे मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इस पर भी ट्रेडिंग होती है, स्पेक्यूलेशंस होते हैं, लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे करते हैं या खरीदते हैं। करेंसी में ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, आपने सुना होगा कभी ना कभी कि डॉलर में ट्रेड करते हैं हम लोग, डॉलर की करेंसी में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप IND मनी और बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपको दिखाते हैं, या एम्यूएटर करके बहुत एड आता है, पर उसमें लगाना मत, वो सब फ्रॉड होता है। वो सब ऐप में मत लगाना है ना पैसे, ठीक है। और ये बहुत रिस्की ट्रेड्स होते हैं, तो इनको कृपया करके ना करें,
ठीक है। ये बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स और जब बहुत बड़ी टीम बन जाती तभी प्रॉफिट में आते हैं, नहीं तो ट्रेडिंग करके 90% लोग रिस्क में, लॉस में ही हैं। इसीलिए हमेशा सेबी भी आपको चेतावनी देते रहता है कि ट्रेडिंग करके लॉस में जाते हैं तो कृपया ट्रेडिंग से दूर रहें। हर प्रकार की ट्रेडिंग, हर चीज़ की ट्रेडिंग होती है, कॉटन, जूट, सिल्क, कमोडिटी, इन सब की भी ट्रेडिंग होती है मार्केट में। तो बेटा देखिए यूएस कॉफ़ी, बीन्स, इनकी भी ट्रेडिंग होती है। तो बेटा देखो क्या है डिमांड सप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी कंट्री बेच रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ऐसे में क्या हो जाएगा बेटा बताओ, आज मैं अगर डील कर दिया, सुनना बात को, आज मैं अमेरिका से मंगाने के लिए 10 सिस्टम मंगा रहा था कंप्यूटर के और डील कर लिया $1 = 90 रुपये में, और जब वो सामान आया 1 महीने बाद, जहाज़ से आ रहा था तो 1 महीने बाद शिप से आ रहा था मीन्स, तो 1 महीने बाद वो जब मेरे पास में आया तो उसका डॉलर का रेट हो गया $1 = 80 रुपये। अब बताओ अगर आज 1 महीना बाद अगर डील करे रहता तो मेरे को वही सामान कितने मिल जाता, 80 में मिल जाता, 80 के हिसाब से 800 रुपये मिल जाता मेरे को, और उसके लिए मेरे को देना कितना पड़ा, 900 रुपये। तो मेरे को 100 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया। और ऐसा भी हो सकता था $1 = 100 रुपये हो जाता आते समय, तो फिर 100 रुपये का फ़ायदा भी हो जाता, क्योंकि आज लेता तो 1000 का पड़ता, पहले ही डील कर लिया हूँ तो 90 का मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का, कि घाटा भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। और भाई अगर ये एक प्रकार का ऐसा घाटा है तो कोई धंधा करना चाहेगा क्या, नहीं करना चाहता। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे क्रूड ऑयल जब हम खरीदते हैं ना बेटा, तो उनके पहले ही बॉन्ड्स बेच दिए जाते हैं। क्या बेच दिए जाते हैं, 2 साल 5 साल के बॉन्ड। इस पे जो रेट यूज़ करती है क्रूड ऑयल पे हमारी सरकार, जब क्रूड ऑयल खरीदती है ओपेक कंट्रीज से, तो इस पे हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे नहीं खरीदते, इसको हम खरीदते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। किस पे खरीदते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज। अब आप पूछोगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, तो बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब उन्होंने बोल दिया सरकार ने, चाहे $80 चले, चाहे $100 चले, चाहे कुछ चले, कोई मतलब नहीं, हम जो ये 2 साल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्यूचर के लिए अभी से कॉन्ट्रैक्ट करके रख लिए, पेमेंट नहीं दे रहे, बस कॉन्ट्रैक्ट करके ले लिए कि जितना भी माल खरीदेंगे उसका जो एक्सचेंज रेट हम डिसाइड करेंगे वो $1 = 75 रुपये में डील करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल लिया मैंने काल्पनिक दृष्टिकोण से समझाने बस के पर्पस से, कि 2 साल तक अब चाहे डॉलर का रेट 100 हो जाए चाहे 80 हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं। जब भी हम डील करेंगे आपके साथ में, हम आपको हर डॉलर के पीछे कितना रुपए देंगे, कन्वर्जन रेट के हिसाब से 75 रुपये ही देंगे। तो अगर हमने आपसे $300 का सामान खरीदा है तो हम आपको 300 × 75 रुपये के हिसाब से ही पैसा का पेमेंट करेंगे। ऐसे एक्सचेंज रेट में अगर डील कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आप बोलोगे भैया ये कहीं अप्लाई होता है, बताया तो लाइव एग्जांपल, क्रूड ऑयल के साथ में भारत सरकार यही करती है जब हम खरीदते हैं ओपेक कंट्री से, क्योंकि इतने बल्क में आ रहा है, इनका फ्लक्चुएशन भी लाखों का प्रॉफिट और करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान बना सकता है। 6 लाख करोड़ रुपए का हम साल भर में ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 6 लाख करोड़, कितना जीरो होता है जरा गिन के बताना। पहले लाख के जीरो लगा लो 5 ठो, फिर करोड़ के जीरो, करोड़ में कितना जीरो आता है, 7 जीरो आता है, 7 जीरो आता है, तो 7 और 5 12 जीरो, मतलब कुछ ऐसा दिखता है 6 लाख करोड़। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने रुपए का हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं एक साल में। 6 लाख करोड़ रुपए, समझ रहे हो अमाउंट कितना बड़ा है। साला इतना पैसा तो एक कमरे में नहीं आएगा रे, 2-3 कमरा 4-5 कमरा भरा जाएगा तो शायद आ जाएगा, बहुत पैसा है। समझ रहे बात को, जहाज भर के इतना करेंसी हमारे इंडिया में हो, इतना करेंसी इंडिया में इतनी का पगला, हमारी जीडीपी कितनी है आज को उम्बा के तेरा सर्च करके आ। तो छोटी मोटी इकोनॉमी समझता है कि इंडिया आने वाले समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभर रहा है, ट्रिलियंस ऑफ, अमाउंट नहीं बताऊंगा तो खुद जाके सर्च करके आ। ये तो लाख करोड़ बता रहा हूँ मैं, बिलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी इकोनॉमी ट्रिलियंस में। 0.93 क्यों बता रहा है भाई, इसको छोड़ना, सर्च करने देना इसको। 0.93 ट्रिलियन जीडीपी, और उसका ग्रोथ कितना है, हर साल कितने % से ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ का रेट मिलेगा, ये सब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो रे लड्डू, खाए पीड़ा लड्डू थोड़ी है। अब बेटा दोनों रेट को जोड़ दो, हम ना बीच का देखो, दुनिया में 2 सिस्टम थे, ये बीच का रास्ता हमेशा भारत बताता है। दुनिया में 2 रास्ते थे, एक तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के, एक तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भारत ने दिया, दोनों का मिक्स।
ऐसे ही फिक्स्ड एक्सचेंज, अब ये नहीं बोलूँगा भारत ने दिया, ये पहले था, समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, हमने बोला मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम बनाएंगे। मतलब कुछ एरिया तक फ्लक्चुएट होगा तो वो फ्लेक्सिबल पे डील करेंगे, पर 70 से नीचे गया तो भी भारत के लोगों को, जैसे आरबीआई बोलता है कि 70 से 90 रुपए के बीच में जितना भी $1 हो जाए, लोग को जो भी रेट पड़ेगा उसमें खरीदेंगे। तो उसके लिए मार्केट क्या हो गया, फ्लेक्सिबल, अपने रेट जो भी है उस पर खरीदो बेचो डॉलर। लेकिन अगर 70 से नीचे हो गया तो हम आपको 70 से नीचे खरीदने नहीं देंगे। मतलब आपको आरबीआई, आप तो आरबीआई के पास जाओगे कन्वर्जन कराने के लिए, डॉलर चाहिए आपको तो, है ना, आप पढ़े होगे ना एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, उसमें आप पढ़े होगे करेंसी कन्वर्ट कराने के लिए हमको आरबीआई के पास जाना पड़ता है, सेंट्रल बैंक उस कंट्री के। तो वहाँ जाओगे आप। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कौन रखता है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में पढ़े थे ना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो कौन रखता है, आरबीआई रखती है, या उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। तो आप जाओगे तो आपको 65 रुपये चल रहा है $1 इक्वल टू, इंडिया खरीदेगा कितने में, 65 में। भारत सरकार खरीदेगी डॉलर कितने में, 65 रुपये में, पर आपको बेचेगी 70 में, 5 रुपये का फायदा करेगी अपना। और वो भर भर के उस समय क्या करेगी, रिजर्व बना के रख लेगी जब डॉलर सस्ता मिलेगा तो, ताकि जब डॉलर $1 इक्वल टू 95 होगा तो आपको देगी 90 में, और 5 का घाटा जो है वो यहाँ के प्रॉफिट से फिर बाद में एडजस्ट करेगी। और ऐसे फ्लक्चुएशंस को क्या करेगी, कैपिंग लगा देगी। एक क्या लगा दी, प्राइस सीलिंग कर दी, और एक प्राइस फ्लोर बना दी। प्राइस फ्लोर मतलब 70 से नीचे आपको नहीं मिलेगा, ये बेस प्राइस है। और प्राइस सीलिंग मतलब 90 के ऊपर भले कुछ भी चल दे, वो हम समझेंगे भारत के लोगों को 90 से ऊपर रुपए नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें 2 फीचर लगा दिया, एक लगा दिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का भी फीचर, और दूसरा लगा दिया उसके बीच में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। ये क्या बन गया, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम बन गया। तो 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब अगर आप फ्यूचर के रेट पहले से डिसाइड करके रख लियो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट। और अगर आज जो भी मार्केट फॉरवर्ड रेट, जैसे अभी बताया था क्रूड ऑयल में, हमने पहले से $1 इक्वल टू 75 डिसाइड कर लिया, क्या है, फॉरवर्ड रेट है। और अगर तुरंत डिसाइड करते हैं जो भी रेट चल रहा है कि अभी हाँ $1 इक्वल टू 85.625 रुपीज चल रहा है, प्राइमरी रेट 62 रुपीज, सॉरी 0.5 बोला, पैसे में बच जाता है वो, 3 नहीं 65.62 पैसा चल रहा है, 85.62 पैसा चल रहा है। तो तुरंत चल रहा है ना, हाँ इतने में डील करो, तुरंत स्पॉट ऑन द स्पॉट जो रेट चल रहा है उस पर डील करो। उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रेट या स्पॉट रेट बोलते हैं। तो 2 रेट होते हैं टाइम के बेसिस पे। फ्यूचर का पहले से डिसाइड करके रखें तो फॉरवर्ड रेट, ठीक है, और अगर तुरंत डिसाइड करें तो स्पॉट रेट। क्लियर हुआ, ये चैप्टर के अंदर में यही है। अब बच गया है डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, 3 टर्म समझाना। कितने टर्म समझाना, 3 टर्म समझाना और डायग्राम बनाना, बस बच गया, जो सेकंड पार्ट में इस वीडियो का मिलेगा। थैंक यू।